A very good morning to all of you. बच्चों, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे एलटी के एग्जाम्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो एलटी के एग्जाम उत्तराखंड के लिए आए हुए हैं, एलटी के एग्जाम बेसिकली उत्तराखंड की बात करी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है इस बार। यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबसे पहला तो आपका पैटर्न में सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है वो आएगा। ठीक है, तो पहला आएगा आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भी आएगा, शिक्षा शास्त्र भी आएगा, पेडागोगी भी आएगा। तो ये सारा आपका उसके अंतर्गत आ जाता है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। इसी के अंदर आप शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे, इसी के अंदर आप प्रतिभाशाली बालक पढ़ेंगे, इसी के अंदर आप मंदबुद्धि बालक पढ़ेंगे। तो ये सब आपका पेडागोगी वाला सेशन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आएगा इसमें रीजनिंग। इसके भी थोड़ा क्लासेज होगी, बीच बीच में इसकी क्लासेज भी लेंगे। ये रीजनिंग के बारे में, इसको भी हम बीच में पढ़ाते रहेंगे और इसके साथ साथ मैं इसमें यूटेट के जो पेपर होते हैं उसको अपलोड करती रहती हूँ बीच बीच में। ठीक है, तीसरा आपका आएगा, मैं साइंस की बात करी हूँ, एलटी साइंस पढ़ाती हूँ मैं। तो साइंस में आपका केमिस्ट्री आएगा, बॉटनी आएगा और जूलॉजी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यहाँ पे बॉटनी की क्लासेस, क्योंकि कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि बॉटनी की क्लासेस को शुरू किया जाए, क्योंकि जूलॉजी और केमिस्ट्री अधिकतर बच्चों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो एलटी के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसको भरने की आपकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2024। इसको भरने की योग्यता ये है कि आपके पास, अगर आप साइंस में भरना चाहते हो एलटी साइंस में, तो आपके पास बीएससी में सीबीजेड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपको यूटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तब जाकर के आप एलटी का एग्जाम जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारी क्लासेस शुरू होंगी, आज से क्लास शुरू हो रही है, बॉटनी की क्लासेस आज से शुरू हो रही है। और इस जो ये बॉटनी में यहाँ पे पढ़ाऊंगी ये केवल आपके एलटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह आपके लेक्चरर जो बायोलॉजी का लेक्चरर का फॉर्म आएगा उसके लिए भी यूजफुल होगा। उसके अलावा नेट हो गया, पीएचडी हो गया और यूटेट में भी आपका साइंस पूछा जाता है। तो जहां भी आपका साइंस पूछा जाएगा वहां पे आपका ये बॉटनी कवर कर लेगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतिभा पंत है और मैं बॉटनी की क्लासेस को शुरू करने जा रही हूँ। तो आइए जरा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इसकी जो प्रस्तावना है वहां से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी से बॉटनी कहां पर आया। देखिए, बायोलॉजी सबसे पहले जो बायोलॉजी है उसको कहेंगे आप जीव विज्ञान, और जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द ये बार बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले यह शब्द दिया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन्होंने यह जीव विज्ञान शब्द दिया था। 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान का शब्द दिया था। अब जो बायोलॉजी शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है बायोज और दूसरा है लोगोस। पहला है बायोज, बायोज का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन, और दूसरा है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। लोगोस, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है अध्ययन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आए। पहला, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द जो जीव विज्ञान शब्द है वह सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोज और लोगोस। ठीक है, बायोज का मतलब आपका लाइफ होता है, जीवन होता है, और लोगोस का मतलब है आपका डिस्कोर्स या आपका अध्ययन होता है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया है कि विज्ञान की वह शाखा जहां पर आप जीव
जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसको आप जीव विज्ञान कहते हैं, उसको आप बायोलॉजी कहते हैं। जहां पे आप जीवधारियों का अध्ययन करेंगे उसको आप बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत हम वनस्पति और जंतु दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जहां पे बायोलॉजी की बात होगी वहां पे हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो बायोलॉजी है इसी के अंदर आपका जूलॉजी आएगा और बॉटनी आएगा। ठीक है, जूलॉजी को आप जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को आप वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो जहां पे आपके बायोलॉजी पूछा जाएगा वहां पे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी किसको कहते हैं, जहां पे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जंतु और वनस्पति दोनों जीव हैं, और जूलॉजी और बॉटनी इसके अंतर्गत दोनों को पढ़ा जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत। अब जो जूलॉजी है वह भी आपके दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जोइन मतलब होता है एन एनिमल, जूलॉजी जोइन इसका मतलब होता है एन एनिमल, मतलब अध्ययन किसका किया जाता है, यहाँ पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा आएगा आपका लोगोस, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स का मतलब होता है आपका अध्ययन। तो जूलॉजी के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जहां जबकि बॉटनी है तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बॉटेन से हुई है। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में। तो चलो हम पहले थोड़ा सा बॉटनी के बारे में भी जान लेते हैं कि बॉटनी के शब्द की उत्पत्ति बॉटेन से हुई है। बॉटेन का मतलब होता है आपका हर्ब या प्लांट। तो जो आपके जोइन है, ये बॉटेन है, ये सब आपके ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब जो थियोफ्रेस्टस है उनको आप वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रेस्टस हैं। फादर ऑफ बॉटनी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। फादर ऑफ जो बॉटनी है वो आपके थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस इसको पढ़ेंगे, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वह आपके थियोफ्रेस्टस हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवधारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम कहेंगे कि यह लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, जीवधारी है या नहीं है। वैसे तो अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपको ये डिफरेंस करना आसानी से आ जाएगा कि ये जीवधारी है या नहीं है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवधारियों के कुछ लक्षण होते हैं। तो लिखिए जीवधारियों के लक्षण। ठीक है, जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो जीव जंतु होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखो सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि जो भी जीवधारी होते हैं उनका एक जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र का मतलब होता है एक लाइफ साइकिल, अर्थात वो जन्म लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पहले जन्म लेते हैं, या वनस्पति की बात भी करें तो पहले उगती है, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, यंग होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं और अंत में आप मर जाते हैं, तो उसको कहते हैं आप जीवन चक्र। तो जो भी जीवधारी होंगे, अगर वो जीवधारी है तो वो अपना जीवन चक्र अवश्य ही कंप्लीट करेगा, चाहे वो एक ही दिन का जीवन चक्र है। जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी जल्दी मर जाते हैं, लेकिन वह भी अपना जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं। उसके बीच में आपका सब कुछ आ जाता है, प्रजनन भी आ जाता है आपका। जो पहले आप बचपन हो, बचपन से आप युवा अवस्था में जाओगे, वहां पे आप प्रजनन की अवस्था आएगी, उसके बाद वृद्धावस्था की हो जाओगे और लास्ट में मर जाओगे। तो उसको कहेंगे जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। दूसरा जो लक्षण होता है जीवधारियों का, वह होता है आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। सभी जीवधारियों में जीव द्रव्य पाया जाता है।
सभी जीवधारियों में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य। तो सभी जो जीवधारी होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और जो हक्सले एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह एक स्टेटमेंट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह स्टेटमेंट दिया था आपके हक्सले, एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो जो भी जीवधारी होंगे उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। और जो जीव द्रव्य होते हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो जीव द्रव्य होता है वो प्रोटीन और रासायनिक पदार्थों से बना हुआ होता है। और जो सभी जैविक क्रियाएं होते हैं, वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, वह सभी आपके जीव द्रव्य में ही होती हैं। अब क्योंकि हम एक हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हमको जीवधारियों के जो लक्षण लिखने हैं वह भी हायर लेवल पे समझने हैं। ऐसा नहीं कहना हमने कि वो सांस लेते हैं और वो खाना खाते हैं, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। जीवन चक्र लिखना है, उनके अंदर हमारे जीव द्रव्य पाया जाता है सभी जीवधारियों में, चाहे वो वनस्पति हैं चाहे वो जंतु हैं, सब में आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तीसरा है इसकी कोशा संरचना। कोशा संरचना का मतलब हो गया है आपका सेल स्ट्रक्चर। सभी जो जीवधारी होते हैं उनमें आपका कोशिका संरचना पाई जाती है, सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोई एक कोशिकीय होते हैं और कोई बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन सभी में आपकी कोशिका पाई जाती है। और जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका कला से ढका हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, जिसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। जबकि जब पौधों देखेंगे आप, जब हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग से सेल वॉल इस तरह से पाई जाती है। प्लांट्स में, प्लांट सेल में एक सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका संरचना होती है उसमें क्या होता है कि जो जीव द्रव्य होता है वह प्लाज्मा लेमा से घिरा हुआ रहता है। तो जंतुओं में प्लाज्मा लेमा होती है, जो जंतु विज्ञान की बात करेंगे, लेकिन जहां पे वनस्पति की बात आएगी वहां पे एक कठोर आवरण होता है जिसको आप सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। चौथा जो लक्षण है वह है उपापचय। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि उसके अंदर कई क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ रचनात्मक होती हैं और कुछ विनाशात्मक होती हैं, कुछ सिंथेटिक होती हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो जो सिंथेटिक होती हैं, जो रचनात्मक होती हैं, उसको क्या कहेंगे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर आपकी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्रियाओं से ही आपका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। तो एनाबॉलिक का मतलब रचनात्मक हो गया है, और जब टूटता है, जब आपका जटिल पदार्थ टूटते हैं तो उसको आप कहेंगे कैटाबॉलिक। तो जो सभी जीवधारी होते हैं उनमें हर समय जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इनमें क्या होता है, इन परिवर्तनों में आपके जो उपापचय होता है उसमें कुछ तो उपचयी होती है, एनाबॉलिक होती हैं। एनाबॉलिक का मतलब उपचयी हो गया है। उपचयी क्या होती हैं, वो रचनात्मक होती हैं। उसमें क्या होता है, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां पे जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनते हैं, उसको आप कैटाबॉलिक कहते हैं, और वह अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एनाबॉलिक का मतलब उपचयी हो गया और कैटाबॉलिक का मतलब हो गया है अपचयी। इसको एक बार और समझ लीजिए। उपचयी का मतलब होता है रचनात्मक क्रियाएं, एनाबॉलिक इसको कहते हैं रचनात्मक क्रियाएं। इसमें क्या होता है, सरल पदार्थों से, सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों को बनने की क्रिया को आप एनाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, रचनात्मक या उपचयी क्रियाएं कहते हैं। और जब आपके क्या जटिल पदार्थ टूट जाते हैं, जटिल पदार्थों के टूटने की क्रिया को आप कैटाबॉलिक कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं। और
इन दोनों को मिलने से उपापचय बनता है, मेटाबॉलिज्म बनता है। उपचयी और अपचयी क्रियाओं के मिलने से उपापचय बनता है। उसके अलावा जो जीवधारी होते हैं उन सभी में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, सभी जीवधारियों में श्वसन की क्रिया होती है। तो जो भी जीवधारी हैं सभी में श्वसन होता है, और श्वसन से ही क्या होता है, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, सभी में आपके श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए उनको जीवधारियों के अंतर्गत रखा गया है। 6th पॉइंट है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया है पोषण होता है जीव द्रव्य के निर्माण के लिए। जो हमारे बॉडी में जीव द्रव्य पाया जाता है उसके निर्माण के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है, और वह भोजन हमको कहां से प्राप्त होता है, पृथ्वी से प्राप्त होता है, मतलब पौधों से प्राप्त होता है। जो जीव जंतु हैं वह पौधों से प्राप्त करते हैं, और जो वनस्पति है वह पृथ्वी से प्राप्त करती है, और उसके कारण हमको जो भी मिलता है पोषण, उसी से विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सहायता से बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में सबसे पहले वनस्पति के बारे में देखिए। वनस्पति क्या करती है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और भोजन बनाती है। कुछ भोजन वह स्वयं के लिए स्टोर करती है, उस स्टोर फूड को जंतु भी यूज करते हैं और वनस्पति भी यूज करती है। तो सभी जीवधारियों में पोषण की क्रिया होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि। तो सभी जो जीव जंतु होते हैं उनमें वृद्धि होती है, वह एक अवस्था तक वृद्धि करते हैं। जो जंतु होते हैं वह एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि करते हैं, लेकिन जो वनस्पति होती है वह काफी लंबे समय तक वृद्धि करती है, जब तक अनिश्चित वृद्धि होती रहती है। पौधों में लगातार वृद्धि होती रहती है, और यह क्यों होती है, विभज्योतकी कोशिकाओं के कारण पौधों में लगातार वृद्धि होती रहती है। मेरिस्टेम जो सेल्स होती हैं उसके कारण पौधे निरंतर बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उनमें एक स्टेज तक ही वृद्धि होती है। तो इन पॉइंट्स को एक बार और समझ लीजिए कि जो जीवधारी होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जीवन चक्र उनमें पाया जाता है कि जो भी जीव होते हैं वो निश्चित जीवन चक्र को प्राप्त करते हैं। पहले वो जन्म लेते हैं और अपनी सारी क्रियाएं करने के पश्चात वो अंत में मर जाते हैं। दूसरा देखिए जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म जैविक पदार्थ होता है, जो जीवित पदार्थ होता है वह जीव द्रव्य होता है, और जो भी जीव द्रव्य में होने वाली रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती हैं उनको आप वाइटल एक्टिविटीज, जैविक क्रियाएं कहती हैं। कोशिका संरचना जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। प्रत्येक जीवधारी में कोशिका पाई जाती है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या वह बहुकोशिकीय हो। उपापचय सभी जीवधारियों में पाया जाता है। इसमें कुछ रचनात्मक और कुछ विनाशात्मक क्रियाएं होती हैं, और रचनात्मक और विनाशात्मक क्रियाएं मिलकर के आपका उपापचय बनाती हैं। पोषण, उसके बाद आपका श्वसन है। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं, सभी जीवधारियों में पोषण होता है, और सभी जीवधारी वृद्धि करते हैं। जंतु एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं, लेकिन जो वनस्पति होती है उनमें विभज्योतिकी जो कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेम सेल होने के कारण यह अनिश्चित काल तक वृद्धि करते रहते हैं। तो कुछ लक्षण होते हैं। एक है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है कि सभी जीवधारी रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि सभी जीवधारी अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं। जो भी जीवधारी हो, चाहे वो जंतु हो या वनस्पति हो, सभी में यह क्वालिटी होती है कि वो अपने जैसे जंतुओं को बना सकें या अपने जैसी वनस्पति को उत्पन्न कर सकें। फिर है गति। गति का मतलब है मूवमेंट।
मूवमेंट का मतलब है गति। तो जीवधारियों को तो आपने जाते, जो जीवधारी में आप जंतु हैं, तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। लेकिन अगर हम पौधे की बात करें तो पौधों में जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उनका क्या होता है, कोई भाग जैसे तना एक और मुड़ जाता है, उसके अलावा उनके स्पोर्स हैं वो इधर से उधर चले जाते हैं। जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास होता है, उसमें क्या होते हैं, जो गैमीट्स हैं, जो जू स्पोर्स हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, उनको आप लोकोमोशन कहते हैं। तो गति जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। उसके अलावा है संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता, जो सेंसिटिविटी एंड एडेप्टिविटी, संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो ये क्या होता है, जीव जहां पे रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। उसको आप अनुकूलनशीलता कहेंगे। जब जीव अपने आप को किसी भी वातावरण के अनुसार ढाल देता है तो उसको अनुकूलनशीलता या अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और संवेदनशीलता का मतलब होता है कि जो भी है ठंडा गर्म मौसम का जो प्रभाव है वह जीवधारियों पर पड़ता है, उसको आप सेंसिटिविटी कहते हैं। और लास्ट एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उत्सर्जन। सभी जीवधारियों में उत्सर्जन पाया जाता है। जो जंतु होते हैं उनमें भी उत्सर्जन होता है और जो वनस्पति होती है उसमें भी उत्सर्जन होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जीवधारियों के लक्षण पढ़े कि जो कुछ बेसिक लक्षण होते हैं जीवधारियों के, क्या क्या लक्षण होते हैं जिनके आधार पे आप मान सकते हो कि यह जीव है या नहीं है। अब हम थोड़ा सा पौधों और जंतुओं में अंतर देख लेते हैं। अगर हम उच्च वर्ग के पौधों की बात करें तो उच्च वर्ग के पौधों और वनस्पतियों को आप, जो उच्च वर्ग के वनस्पति और जंतु होते हैं उनमें आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि यह वनस्पति है और यह जंतु है। लेकिन जब हम निम्न जंतुओं और निम्न वनस्पतियों को देखते हैं तो वह लगभग एक समान दिखाई देती है। तो पौधों और जंतुओं में अंतर, यहाँ पे हम पौधों और जंतुओं में अंतर देख लेते हैं कि जो पौधे और जंतु होते हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है। तो हमने कहा कि जो उच्च कोटि के वनस्पति और जंतु होते हैं उनमें आसानी से आप भेदभाव कर सकते हैं कि यह पौधे हैं और यह जंतु है। लेकिन जो निम्न कोटि के जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि जैसे आप वॉलवॉक्स देख लीजिए, यूग्लिना देख लीजिए, इन सबको आप नहीं बता सकते हैं कि आप इनको पौधों में रखेंगे या आप इनको जंतुओं में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है आपका ग्रोथ। तो जो वृद्धि होती है जीवधारियों में, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, ठीक है। और जो पौधे होते हैं, जो पौधे में वृद्धि होती है वो विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है और विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं। जो पौधे होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो विशेष कोशिकाओं में होती है और वह विशेष स्थान पर आपके स्थित होते हैं। जैसे जड़ व तनों के सिरों पर आपका एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, हम एनिमल की बात नहीं कर रहे, भी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वह क्या होती है, प्लांट होता है जो वह निश्चित स्थानों पे उसमें वृद्धि होती है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब हो गया है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक। हमने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधों में जो वृद्धि होती है विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है और वे कोशिकाएं विशेष स्थानों पर स्थित होती हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम है वह जड़ और तने के सिरों पर स्थित होती है। एपिकल मेरिस्टेम आपके रूट एंड स्टेम, जड़ एवं तने, एपिकल जो मेरिस्टेम है वो जड़ एवं तने के सिरे पर स्थित होती है। तने के सिरे लिखेंगे यहाँ पे,
ये हम अंतर बता रहे हैं पौधों और जंतुओं में। जो पौधे हैं उनमें जो वृद्धि होती है वह क्या होती है, विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है, और ये जो विशेष कोशिकाएं होती हैं वह विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं। जैसे जड़ एवं तने के सिरों पर एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभज्यों तक पाया जाता है। और जो लंबाई में वृद्धि होती है, जो अंतर्वेशी विभज्यों तक होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, उसके विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा लिखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसको कहते हैं अंतर्वेशी विभज्यों तक। बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या होता है, इसमें विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि, पौधे की लंबाई में वृद्धि इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा होती है। जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम में विभाजन होता है तो पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में या मोटाई में जो वृद्धि होती है वह आपके लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है, पार्श्वीय विभज्योतक के कारण होती है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम का मतलब होता है पार्श्वीय विभज्योतक। पार्श्वीय विभज्योतक के कारण आपकी जो पौधा है उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। एक बार और समझ लीजिए, जब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब यह काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम अभी वृद्धि की बात कर रहे हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वह विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है और वह विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं। अगर पूछा जाए कि जड़ और तनों के सिरों पर कौन सा विभज्योतक पाया जाता है, जड़ तथा तने के जो सिरे हैं उनकी लंबाई एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ती है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, अंतर्वेशी विभज्योतक होता है, उसके कारण पौधे लंबाई में बढ़ते हैं, और जो लैटरल मेरिस्टेम है उसके कारण पौधों की मोटाई बढ़ती है। जबकि हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक विशेष स्थान पर नहीं होती है बल्कि सब स्थानों पे बराबर होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक हाथ लंबा हो गया है और एक हाथ आपका छोटा ही रहेगा। आपकी वृद्धि बिल्कुल समान तरह से होगी, बिल्कुल एक निश्चित अवस्था तक होगी और एक निश्चित अनुपात में ही होगी। ठीक है, अगर आपके हाथ, ये अगर एक मनुष्य की बात करें हम तो एक हाथ है तो दूसरा हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अलग सा विभज्योतक पाया जा रहा है तो ये हाथ बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो जंतु होते हैं उनमें वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक होती है और एक स्थान विशेष पर न हो करके सभी स्थानों पर बराबर होती है। उसके अलावा जो जंतु होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है वह मृत्यु से काफी पूर्व उनकी वृद्धि रुक जाती है, जबकि जो वनस्पति होती है वह लगातार बढ़ती जाती है। मतलब जैसे पौधे हैं वो बढ़ते जाते हैं, अगर वो गिरने वाले भी होंगे या उनकी डेथ भी होने वाली होगी पौधों की, तभी भी पौधे लंबाई में बढ़ते हुए जाते हैं। तो पौधों और जंतुओं में पहला अंतर हमने वृद्धि पढ़ा कि जो जंतु होते हैं उनमें वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक होती है, एक निश्चित अनुपात में होती है, पूरे शरीर में एक समान वृद्धि होती है। ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है कि सर में अलग से वृद्धि हो, पैरों में अलग से वृद्धि हो, ऐसा नहीं होता है। जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें वृद्धि क्या होती है, विशेष कोशिकाओं द्वारा होता है, और वो जो विशेष कोशिकाएं होती हैं वो विशेष स्थानों पर भी स्थित होती हैं। अगर हम जड़ एवं तने के सिरों की बात करें तो जड़ एवं तने के सिरों पर आपका एपिकल मेरिस्टेम
मेरिस्टेम पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्यों तक पाया जाता है। और अगर पौधों की लंबाई में वृद्धि, अगर क्वेश्चन आता है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। इनको आप अंतर्वेशी विभज्यों तक कहेंगे। और अगर पौधों की मोटाई में वृद्धि की बात करें तो यह लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है, पार्श्वीय विभज्यों तक के कारण होती है। दूसरा देखिए कोशिका भित्ति। जो पौधे और जंतु हैं उसमें देखिए जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, जंतुओं में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है, और पौधों में यह पाई जाती है। यह आपने नोट कर लिया होगा। जंतुओं और पौधों में हम अंतर पढ़ रहे हैं। पहला अंतर हमने पढ़ा था वृद्धि के, पहला अंतर हमने पढ़ा वृद्धि। जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वह पौधों में क्या होती है, अनिश्चित काल तक होती रहती है और एक विशेष स्थानों पर होती है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित अवस्था तक होती है और अनुपात भी उसका निश्चित रहता है। दूसरा है कि जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति आपके जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति आपके वनस्पति में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वह आपकी ज्यादातर सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, तो आपके जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा है पर्णहरिम। पर्णहरिम का मतलब है क्लोरोफिल। पर्णहरिम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल पादपों में पाया जाता है। पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी। जो जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होने के कारण पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, स्वपोषी कहेंगी, स्वपोषी, स्वपोषी पादप, उसको आप स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जो फंजाई होती है उसमें आपके क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अभी हम कवक के बारे में बात करेंगे। फंजाई, इसको हिंदी में कवक कहते हैं, इसमें आपका क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है। ये प्लांट है लेकिन इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है, इसलिए क्या करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इसको आप हेटेरोट्रॉफिक कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो पर्णहरिम की हम बात कर रहे हैं। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सभी पादपों में पाया जाता है, बल्कि कवक को छोड़ करके, फंजाई को छोड़ करके पर्णहरिम लगभग सभी पौधों में पाया जाता है। और पौधों में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको पर्णहरिम की हम बात कर रहे हैं। जो पौधे होते हैं उनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ये क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जबकि कुछ पादप जैसे कवक हो गया, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक कहेंगे। और यहीं पे आपका एनिमल भी आ जाएगा। जो जीव जंतु हैं वह भी भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम भी हेटेरोट्रॉफिक हो गए, एनिमल भी हेटेरोट्रॉफिक हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल है वह ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, तो एनिमल हेटेरोट्रॉफिक है, परपोषी है, दूसरे पे आश्रित है, वनस्पति पे आश्रित है, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसमें पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस पौधों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। गति की बात करें, मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट का मतलब हो गया है गति। तो जो पौधे होते हैं वह अपनी जड़ों,
अपने जड़ का मतलब रूट हो गया, अपनी जड़, और जिसमें रूट नहीं होता उसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। उसके कारण जड़ जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो भूमि में स्थिर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि पौधे भूमि में स्थिर होते हैं, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वह गति करते हैं। जैसे उनके जो रूट स्टेम होते हैं वह उसमें गति करते हैं। कुछ भाग जो पौधे के होते हैं वो आवश्यकता अनुसार इधर उधर मुड़ जाते हैं। जैसे अगर आप किसी पौधे को अंदर रखेंगे तो वह जहां से सनलाइट आ रही होगी वह जो पौधा है सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने लगेगा। उसको प्रकाशानुवर्ती गति भी कहते हैं। लेकिन जो जंतु हैं वो सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मूवमेंट है वह भी अलग अलग तरह से पाया जाता है। जो पौधे होते हैं वह भूमि में स्थिर रहते हैं, और स्थिर होने के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं उनके कुछ भाग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, ये क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, गति आपकी करते हैं, उसी को आप गति कहते हैं। अब है खनिजों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। खनिजों का अवशोषण, खनिजों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स क्या होता है कि जो भी पौधे होते हैं, पौधे, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जो पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, अपने भोजन को किस तरह से जल में घोल करके लेते हैं। एक घुलित अवस्था में भोजन को प्राप्त करते हैं या खनिजों को प्राप्त करते हैं। तो वह अपने भोजन को जल में घुल जाता है, जो भोजन उसको जल की सहायता से प्राप्त करते हैं, और उस प्रकार के जो न्यूट्रिशन है उसको कहेंगे आप होलोफाइटिक। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है पादप सम। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन ठोस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पौधे चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे कोई और भी भोजन हो, उसको आप किस तरह से, अगर आपको पृथ्वी से कुछ भोजन को लेना है तो पौधे आपको जो भोजन लेते हैं अपने जल की मदद से पौधे खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उनको होलोफाइटिक कहते हैं, पादपसम कहते हैं। वहीं पे जो जंतु हैं, अगर जंतुओं की बात करें तो जंतु अपने भोजन को ठोस के रूप में लेते हैं, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे कुछ भी हो, खनिज पदार्थ या और भी भोजन को ज्यादातर ठोस के रूप में लेते हैं। उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं जंतुसम। इसको फिर से समझ लेते हैं कि जो खनिजों का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स है, पौधे पृथ्वी से जो भी खनिज पदार्थ हैं उनको जल की सहायता से, जब वे खनिज पदार्थ जल में घुल जाते हैं तब पौधे उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रकार के न्यूट्रिशन को होलोफाइटिक कहते हैं। और जो जंतु हैं वह अपने खनिज पदार्थों को ठोस के रूप में खा सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए सातवां अंतर, देखिए कि विशेष उत्सर्जन तंत्र, जो एनिमल्स होते हैं उसमें स्पेशल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वह पाया जाता है। विशेष उत्सर्जी तंत्र, विशेष जो उत्सर्जी तंत्र होता है, स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। विशेष उत्सर्जी जो तंत्र पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई विशेष उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। जो पौधे होते हैं, पौधों का जो उत्सर्जन होता है वह पौधों की छाल के द्वारा होता है, उत्सर्जन होता है। या आपने छाल के बाहर देखा होगा कि कुछ गोंदनुमा पदार्थ चिपका रहता है, उससे क्या होता है, किसी भी जो प्लांट्स होता है उसमें वह अपना उत्सर्जन छाल के द्वारा करता है या पत्तियों के गिरने के द्वारा करता है, तो वह उसमें कोई विशेष उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा भी और भी लक्षण हैं जो पौधों और जंतुओं में अंतर को दिखाते हैं। देखिए तारककाय या सेंट्रोसोम, जो तारककाय या सेंट्रोसोम होता है, तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें केंद्रक के पास एक तारे के समान संरचना होती है और यह संरचना कोशिका विभाजन में विशेष कार्य करती है। इसी संरचना को आप तारककाय कहते हैं। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें यह नहीं पाई जाती है, अधिकतर नहीं पाई जाती है।
जबकि कुछ निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, इनमें यह पाया जाता है। जो तारककाय है वह निम्न श्रेणी के पौधों में पाया जाता है, लेकिन उच्च श्रेणी के पौधों में तारककाय सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो तारककाय है यह जंतुओं में पाया जाता है, और उसके अलावा निम्न कोटि के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी तारककाय पाया जाता है। तारककाय का मुख्य काम क्या होता है? कोशिका विभाजन तारककाय का मुख्य काम होता है। उसके अलावा है जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स आपके जंतुओं में पाई जाती है और कुछ पादपों में भी पाई जाती है। इसको कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम कुछ निम्न पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी लाइसोसोम पाया जाता है। उसके बाद है रसधानी। रसधानी का मतलब हो गया है वैक्यूल। वैक्यूल किसमें पाई जाती है? जो प्लांट सेल होती है उसमें एक बड़ी सी रसधानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की। तो जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन और जो जंतु कोशिका है उनमें कोशिका विभाजन अलग अलग तरीके से होता है। तो कोशिका विभाजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पौधों में और जंतुओं में कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। ये आपका प्लांट कोशिका और जो जंतु कोशिका है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें अंतर पाया जाता है। जो देखिए पादप कोशिका होती है, क्योंकि इसको अभी अगर आपने कोशिका विभाजन नहीं पढ़ा है तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा है तो यह थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा। इसको हम अभी यहाँ पे केवल आपको एक समरी के तौर पे बता रहे हैं, आगे की क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो कोशिका विभाजन क्या होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें जो समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके समय क्या होता है? जब कैरियोकाइनेसिस होता है। ठीक है, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है उससे जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनके केंद्रकों के बीच जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह कैसे होता है? फ्लेग्मोप्लास्ट के निर्माण से होता है। इसको सिर्फ इतना ही लिख लेंगे यहाँ पे। अगर कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन की बात हम ऐसे करेंगे कि जो पादप है, पादप कोशिका में पुत्री केंद्रकों के बीच जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह आपके फ्लेग्मोप्लास्ट के द्वारा होता है। अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो इसकी लिख लीजिए। पादप कोशिका में क्या होता है कि जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, इसको इस तरह से लिख देंगे, पुत्री कोशिकाओं के बीच आप लिखिए, मैं इसको लिख नहीं रही हूं। पुत्री कोशिकाओं के बीच भूमध्य रेखीय भाग में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, वह फ्लेग्मोप्लास्ट के द्वारा होता है। फ्लेग्मोप्लास्ट। और जो जंतु कोशिका की बात करें, अगर जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका में जो पुत्री कोशिकाओं के बीच भूमध्य रेखीय भाग में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह अंतर्वलन के द्वारा होता है। इन्वेजिनेशन इसको बोलते हैं अंतर्वलन। अंतर्वलन के द्वारा होता है। पुत्री कोशिकाओं के बीच, अब ये पुत्री कोशिकाओं के केंद्रक की बात करेंगे हम, ठीक है। पुत्री कोशिकाओं के केंद्रक के बीच जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया है कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको यहाँ पे हमने इतना ही पढ़ना है कि फ्लेग्मोप्लास्ट और इन्वेजिनेशन आपका आ जाता है कि जो आपके कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद लास्ट में आपका जो
कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पादप कोशिकाओं में जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो लास्ट में जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है पुत्री केंद्रकों के बीच में, कोशिकाओं के बीच में, तो वह फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है और इसमें इन्वेजिनेशन के द्वारा होता है, अंतर्वलन के द्वारा होता है। तो यह कुछ पौधों और जंतुओं में कुछ विशेष अंतर थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको ये समझ में आ ही गया होगा। कल की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। यह अभी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो हम कल की क्लास लेंगे उसमें जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही काफी है। थैंक यू क्लासेस।